discussing about Paralympic game for chapter 3rd physical education and sports for children with special need या disability या intellectual disability student के लिए, ठीक है। पैरालंपिक जैसा आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जैसे पैरा मीन्स क्या है यहाँ पर, ठीक है। पैरा मीन्स जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन है, ठीक है। पैरा मीन्स कोई पैरालाइज है, कोई डिसेबिलिटी है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उनके लिए हम ये गेम लेके आए। ये इंटरनेशनल लेवल गेम है पैरालंपिक गेम। मींस अगर मैं बात करूं कि ओलंपिक की तरह ही होता है ये पैरा ओलंपिक गेम, ठीक है। पैरालंपिक गेम ओलंपिक की तरह ही होता है। ओलंपिक में क्या है, नॉर्मल पर्सन पार्ट ले रहे हैं, इसमें क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं। These are major international multi sports event। यहाँ पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट क्यों यूज हुआ है? मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट मीन्स ये है कि इसमें बहुत वेरियस गेम्स को लिया जाता है, जैसे लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। या कैटेगरी भी अलग अलग होती है, जैसे किसी को विजुअल की प्रॉब्लम है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, या कुछ डीफ होते हैं, डीफ वाले मीन्स किसी को सुनाई नहीं देता, उन सबको मिक्सअप यहाँ दिया गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट फॉर द एथलीट्स विद वेरियस डिसेबिलिटीज में यही बोला है, विद वेरियस डिसेबिलिटी। मीन्स ये कराया क्यों जा रहा है पैरालंपिक? पैरालंपिक से क्या हो रहा है? पैरालंपिक से देखिए जो भी प्लेयर्स है, ठीक है, जो भी डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्लेयर है, उनको जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है उसको भी हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कोई ट्रेन पर्सन है उसको भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मींस ज्यादा से ज्यादा उन्हें मौके मिले, ठीक है। आगे बात करते हैं। हेल्ड इन इंटरवल ऑफ 4 years फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स। चलिए, ये जो पहले हमने स्पेशल ओलंपिक की बात की थी, स्पेशल ओलंपिक में क्या था, स्पेशल ओलंपिक एवरी ईयर हो रहे थे। स्पेशल ओलंपिक भारत में क्या था, वो एवरी ईयर हो रहे थे। बट देखा होगा आपने, जैसे ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिक गेम क्या है, 4 ईयर के इंटरवल में होते हैं, तो ये पैरा ओलंपिक भी कैसे हो रहे हैं, आपके 4 ईयर के इंटरवल में होंगे, जैसे ओलंपिक गेम होते हैं। जैसे मैं सपोज करो बात करते हैं हम, लास्ट ओलंपिक गेम 2016 में हुआ था, ठीक है, रियो में हुआ था, ये रियो ओलंपिक था, ठीक है। रियो ओलंपिक कहाँ था, ब्राजील में। आपने ये चीज नोट की होगी, जो ओलंपिक का जो वेन्यू होता है, ओलंपिक का जो वेन्यू होता है वो सिटी को मिलता है। किसको मिलता है, सिटी को। रियो क्या है, सिटी है, कैपिटल ऑफ ब्राजील, ठीक है। रियो क्या है, कैपिटल ऑफ ब्राजील। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मिलता है, मींस वेन्यू किसको मिलेगा, सिटी को मिलेगा। पहले सिटी का नेम आएगा, फिर कंट्री का नेम आएगा, ठीक है। तो इसमें जब ओलंपिक गेम हुए हैं, आफ्टर 2 या 3 months के बाद में यहाँ पर पैरा ओलंपिक गेम्स भी हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा ओलंपिक गेम में 2 कैटेगरी हैं, समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। तो यहाँ भी वही अपॉर्चुनिटी दी गई है पैरा ओलंपिक गेम में। अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे डिसेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, या पैरालाइज वाली प्रॉब्लम है, या दिखाई ना देने वाली प्रॉब्लम है, या सुनाई ना देने वाली प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 4 ईयर के इंटरवल पे फॉलोइंग द ओलंपिक गेम्स एंड दीज आर गवर्नड बाय आईपीसी। आईपीसी क्या है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है। कौन करा रहा है, मींस इसे हेल्ड कौन कर रहा है? जैसे आपने सुना होगा ओलंपिक को हेल्ड कौन करता है, ओलंपिक में मींस जो रूल्स एंड रेगुलेशन कौन लेके आता है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यहाँ पर क्या है, आईपीसी। यहाँ पर क्या है, आईपीसी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। चलिए आगे बात करते हैं। द फर्स्ट पैरालंपिक वर हेल्ड इन रोम। जो पहले पैरा ओलंपिक गेम हुए कहां से स्टार्ट हुए हैं, फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम कहां से स्टार्ट हुए हैं, रोम से हुआ है 1960। कब हुए हैं, 1960 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। द पैरा ओलंपिक वर्ड वाज ऑफिशियली यूज्ड। देखिए पैरा ओलंपिक वर्ड ऑफिशियली यूज्ड कब हुआ है,
इन 1988, कब यूज हुआ है? इन 1988 में। इसी ईयर हमने जो द समर पैरा ओलंपिक गेम्स इन सियोल, इसी ईयर में, जैसे मैं बात करूं थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, फर्स्ट समर पैरालंपिक 1988 कहां पर हुए हैं? सियोल में हुए हैं, ठीक है। इसमें भी हमने जैसे विंटर ओलंपिक समर ओलंपिक में दोनों को डिफरेंट रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक कहा है, या उसी ईयर में हमारा ये वर्ड यूज हुआ था पैरा ओलंपिक वाला, और उसी ईयर में समर पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। द फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक हेल्ड, जो पहले विंटर पैरा ओलंपिक का कहां पर हुए? 1976 स्वीडन में हुए हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, द फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक हेल्ड इन 1976 स्वीडन, कहां पर हुए? स्वीडन में हुए। चलिए, पैरा ओलंपिक से आपको जैसे समझ में आया होगा ये किसके लिए है, वेरियस कैटेगरी ली जाती हैं, और इसमें गेम्स भी होते हैं। गेम्स की मींस नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 9 स्पोर्ट्स लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पोर्ट्स 9 लेते हैं। आगे आएंगे स्पोर्ट्स कौन कौन से आपको पता पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं हम ओपनिंग सेरेमनी, मींस जैसे आपने सुना होगा ओलंपिक गेम होते हैं तो उसमें भी ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो यहाँ भी वही सेम फैसिलिटी दी है या सेम अपॉर्चुनिटी दी है पैरालंपिक गेम में भी, कि ओपनिंग सेरेमनी भी करा रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने देखा होगा आपके स्कूल में कोई एथलेटिक्स का इवेंट होता है, एथलेटिक मीट होती है, तो उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में ओपनिंग सेरेमनी होती है। ओपनिंग सेरेमनी कब स्टार्ट होती है? पहले टॉर्च रन होती है, टॉर्च रन के बाद में जब आप टॉर्च रन ओवर हो जाती है उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी होती है, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी में होता क्या है देखते हैं, चलिए। द ओपनिंग सेरेमनी बिगिंस विद होस्टिंग ऑफ द होस्ट कंट्री। देखिए, कौन करेगा स्टार्ट? जो होस्टिंग कंट्री है, ठीक है। आगे चलते हैं, होस्टिंग फ्लैग, जो फ्लैग होगा सबसे पहले किसका होगा? आगे जो होस्ट करा रही है, जैसे पैरा ओलंपिक रियो में हो रहा है तो सबसे आगे किसका फ्लैग होगा? ब्राजील का फ्लैग होगा, ठीक है। एंड रेजिडेशन ऑफ नेशनल एंथम, यहाँ पर नेशनल एंथम किसका होगा? जो होस्ट कंट्री है, ठीक है। नेशनल एंथम किसका हो रहा है? जो होस्ट कंट्री है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आफ्टर द नेशनल एंथम, पहले नेशनल एंथम के लिए देखिए एक ग्रुप में खड़े होते हैं। आपने भी देखा होगा जब आपके यहाँ कोई जोनल प्रोग्राम होता है या सीबीएसई क्लस्टर होता है तो आपने उसमें देखा होगा सभी टीमें अलग अलग ग्रुप में खड़ी होती हैं, ये नहीं कि सब एक साथ खड़ी होती है और अपना स्कूल फ्लैग साथ रखते हैं। यहाँ पर क्या है? सभी नेशन अलग अलग खड़े होंगे, अलग अलग ग्रुप में खड़े होंगे, और सामने एक जो उसका सबसे अच्छा प्लेयर होगा, ठीक है, या मैं बोलूं जो ट्रेंड प्लेयर होगा, जो अच्छा प्लेयर होगा, उसके हाथ में उसका फ्लैग होगा। फ्लैग होल्ड कौन करता है? जो बेस्ट प्लेयर होता है उस नेशन का बेस्ट एथलीट होगा वो फ्लैग होल्ड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, द एथलीट्स कम फॉर मार्च पास्ट। आपने भी देखा होगा मार्च पास्ट होती है, जैसे आपने स्कूल में भी देखा है 26 जनवरी या 15 अगस्त में हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें मार्च पास्ट होता है। हमारे यहाँ मार्च पास्ट कैसे होता है? सबसे पहले ड्रम होता है, आगे ड्रम बीट चलता रहता है, बैक पाइपर और ड्रम होता है। उसके बाद में हम हाउस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, हाउस के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़ी करते हैं। जैसे पहले गंगा हाउस आपने देखा होगा, सबसे पहले बैंड ले लेते हैं हम, बैंड आता है। नेक्स्ट आ गया आपका गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र और लास्ट में सतलुज। इस सीक्वेंस में खड़े होते हैं। मीन्स जो मार्च पास्ट होती है इस सीक्वेंस में होती है हमारी। आपने देखा होगा पूरे ट्रैक का राउंड लगा के आते हैं, और जो स्टेज पे जो मीन्स होस्ट होते हैं या जो उस गेम को स्टार्ट करने वाले होते हैं उनको सल्यूट करते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है? यहाँ मार्च पास्ट के लिए जा रहे हैं इनटू द स्टेडियम ग्रुप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नेशन। अपने नेशन या अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ही जाना है, ठीक है।
ये नहीं कि सब नेशन एक साथ जा रहे हैं, उनमें आपने देखा होगा डिफरेंस भी होता है, इनमें क्या होता है डिफरेंस भी होता है। जैसे मैं इसे क्यों ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे पहले गंगा हाउस हुआ है, गंगा हाउस आने के बाद में थोड़ा सा गैप होगा 3 या 4 मीटर का, उसके बाद यमुना हाउस होगा। ये नहीं कि दोनों मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये गैप जरूरी है। यहाँ गैप होगा तो पता अलग से शो होगा कि ये गंगा हाउस है, ये यमुना हाउस है। फिर हमारी जो ड्रेस होती है वो ड्रेस भी अलग होती है इनकी, जैसे गंगा के लिए ऑरेंज कलर है, ठीक है, यमुना के लिए ग्रीन कलर है, ठीक है, तो यहाँ कलर भी डिफरेंस हो रहे हैं। तो ये गैप से क्या पता पड़ रहा है, जैसे अलग अलग हाउस का पता पड़ रहा है, ऐसी अलग अलग नेशन का पता पड़ता है उस गैप से, ठीक है। ऑल द नेशंस एंटर द स्टेडियम। देखिए एंटर कैसे करना है, जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी होस्ट कंट्री होगी सबसे आगे, ठीक है, होस्ट कंट्री तो रहेगी सबसे आगे फ्लैग रहेगा होस्ट कंट्री का। उसके बाद में जो एंट्री होती है वो अल्फाबेटिकल होगी। जैसे एक से बात करूं मैं, ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे होगा, ABCD, या ये लैंग्वेज चूज कौन करेगा, जिस कंट्री में ये हो रहा है उनकी लैंग्वेज थोड़ा अलग हो सकती है, चेंज हो सकती है, जैसे अकॉर्डिंग टू होस्ट कंट्रीज चूजन लैंग्वेज, ठीक है। तो मीन्स हम सारी फैसिलिटी वही दे रहे हैं जैसा ओलंपिक गेम में स्टार्टिंग होती है, ठीक है। बट मैं बोल रहा हूं थोड़े स्पोर्ट्स के, ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा होस्ट कंट्री की किस अल्फाबेटिकल लैंग्वेज वो यूज करते हैं। जैसे मैं बेसिकली इंडिया की बात करूं, इंडिया में क्या है ABC, इसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन देते हैं, ग्रुप देते हैं, ठीक है। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया आ रही है, फिर बी से जो कंट्री है वो आ रही है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मार्च पास्ट होती है, पूरा ट्रैक का राउंड लेते हैं। इस मार्च पास्ट के एडवांटेज क्या है, देखिए जब मार्च पास्ट होती है तो बहुत सारा क्राउड रहता है वहां, डिफरेंट नेशन का या डिफरेंट कंट्री का। जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में क्या होता है, जब मैचेस स्टार्ट होते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ छोटे सा एक एग्जांपल के लिए, जब नेशनल एंथम होता है, इंडिया का नेशनल एंथम होता है, तो इंडिया के जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो भी नेशनल एंथम प्लेयर्स के साथ करते हैं। तो एक प्लेयर को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें देखने हैं, हमारी सपोर्ट में बहुत सब है, मीन्स हमारी सपोर्ट में सब आए हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, जब इंडिया के मैच हो रहे थे इंग्लैंड में, तो इंडिया का क्राउड बहुत ज्यादा था। तो उससे क्या होता है, जो इंडिया के प्लेयर्स होते हैं उन्हें मोटिवेशन मिलता है। यहाँ ये जो हमारे डिसेबिलिटी कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोले, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बोले, या दिव्यांग बोले, इनको भी मोटिवेशन मिल रहा है। आपने देखा होगा जब ओपनिंग सेरेमनी आपके यहाँ भी होती है तो सब क्लैप भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। जैसे अपने अपने हाउस का नाम आता है तो उसी हाउस के बच्चे उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम कैटेगरी की, कौन कौन सी कैटेगरी ली है हमने, ठीक है। जैसे डिसेबिलिटी कैटेगरी की बात की है, कौन कौन सी कैटेगरी ली करते हैं हम। कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी मीन्स क्या क्या कैटेगरीज रखी हैं पैरालंपिक गेम्स में, कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है पैरालंपिक गेम में, ठीक है। बात करते हैं, द आईपीसी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैज एस्टैब्लिश्ड 10 डिसेबिलिटी कैटेगरी, ठीक है। द आईपीसी हैज एस्टैब्लिश्ड 10 डिसेबिलिटी कैटेगरीज इंक्लूडिंग फिजिकल, विजुअल, पहला क्या है, पहली कैटेगरी क्या है, फिजिकल। फिजिकल में क्या आएगा, फिजिकल मीन्स जो फिजिकली वर्क नॉर्मली नहीं कर पाते। सपोज करो किसी के बॉडी पे पैरालाइज है तो हैंड वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, या पैर या लेग वर्क नहीं कर रहा है, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, फिजिकल में। सेकंड है विजुअल। विजुअल में क्या है, किसी भी डिसेबिलिटी या दिव्यांग को दिखाई देने में प्रॉब्लम है। जैसे आपने सुना होगा अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर जो वर्ल्ड कप हुआ था विजुअल वालों का, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें कौन से प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। वो कैसे वर्क करते हैं, वो साउंड सुन के। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, इनके गेम कैसे होते होंगे, जैसे इनका गेम हुआ था, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, तो जो बॉल थी, बॉल में क्या था, बॉल में ऐसे हमने मीन्स ऐसा मटेरियल था बॉल का कि जब वो बॉल मूविंग करती थी तो उसमें साउंड आता था, आवाज आता था, ठीक है।
नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, नेक्स्ट क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट्स मींस इंटेलेक्चुअल इम्पायरमेंट्स क्या है यहाँ पर, जो मेंटली फिट नहीं होते, जो मेंटली फिट नहीं होते या उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। आपने देखा होगा इंटेलेक्चुअली जो बच्चे फिट नहीं होते वो कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाते, कोई भी चीज जल्दी से नहीं समझ पाते, ठीक है, जल्दी से नहीं समझ पाते। जो जैसे मैं इसके अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट बात कर रहा हूँ या इसके अपोजिट बात करूँ, कोई इंटेलेक्चुअली फिट है तो वो कोई भी थिंग या कोई भी स्किल साथ के साथ कैच कर लेता है, साथ के साथ अप्लाई भी कर लेता है, सीख भी जाता है। बट ये जो दिव्यांग स्टूडेंट है हमारे, ये इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में जो स्टूडेंट है उन्हें समझाने में बहुत टाइम लगता है, वो नहीं समझ पाते, ठीक है। आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स इम्पेयर्ड मसल पावर। सबसे पहला ये मसल पावर किस में आएगा, इम्पेयर्ड मसल पावर, ये आपका आएगा फिजिकल में। मसल पावर किससे रिलेटेड है, आपका फिजिकल डिसेबिलिटी से। किससे है, फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स बहुत से बच्चे होते हैं उनकी मसल पावर बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी वजह कुछ भी हो, जैसे पैरालाइज हो, कुछ भी हो, डिफॉर्मिटीज हो, ठीक है, डिफॉर्मिटी सॉरी डिसेबिलिटी हो, ठीक है। तो हमें क्या, ये मसल पावर सबसे पहले अगर किसी पार्ट की मसल पावर कम है तो किस में आ रहा है, हमारा फिजिकल डिसेबिलिटी वाले में आ रहा है, ठीक है। सेकंड है पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट्स। पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट भी आपका फिजिकल में आएगा। जैसे हमारे जो हमारे जॉइंट होते हैं उनकी एक रेंज होती है, एक मूवमेंट होती है। जैसे मेरा शोल्डर जॉइंट है, ये 360 घूमता है। अब किसी दिव्यांग स्टूडेंट का ये मूव ही नहीं करता, एक रेंज है इसकी, बस पैसिव रेंज है, ज्यादा रेंज नहीं है, एक्टिव रेंज नहीं है। पैसिव रेंज मीन्स एक एक्सटर्नल की हेल्प से कर रहा है, पैसिव मीन्स एक्सटर्नल की हेल्प से मूवमेंट करता है, अपने आप मूवमेंट नहीं कर पाता। मीन्स जो मूवमेंट होती है तो वो एक थोड़ी सी मूवमेंट होती है, ठीक है, ओके, थोड़ी सी मूवमेंट होगी। जैसे मैं शोल्डर की बात करूं, हम नॉर्मली 360 घुमाते हैं तो वो इतना लेके जा रहे हैं बस, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये भी फिजिकल में आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ लिम्स। लिम्स की भी बात करिए, बहुत से डिसेबिलिटी स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनके लिम्स नहीं होते हैं, लिम्स होते हैं तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मसल टेंडन की बात करो, लिम्स की बात करो, लिगामेंट की बात करो, क्योंकि लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट जॉइंट कवर करते हैं। जॉइंट की मूवमेंट को कौन देखता है, लिगामेंट कवर करता है, या उनकी रेंज को कौन होल्ड करके रखता है, लिगामेंट करते हैं। बहुत से डिसेबिलिटी ऐसे स्टूडेंट होते हैं उनके लिगामेंट ग्रो नहीं कर पाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी ज्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। लेग लेंथ, ये भी प्रॉब्लम आती है, आपने बहुत से देखे होंगे डिसेबिलिटी कैटेगरी के, उनकी लेग्स लेंथ में डिफरेंस होता है। जैसे मैं बात करूं, राइट लेग थोड़ी ज्यादा है और लेफ्ट थोड़ा कम है, तो दोनों में डिफरेंस होने से क्या होगा, डिफरेंट है तो वॉकिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर हमारी लेग्स में डिफरेंट आ जाता है, वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे एक्सीडेंट की वजह से आया हो या चाहे जेनेटिक हो या माल न्यूट्रिशन हो, उसकी वजह से आया तो प्रॉब्लम होगी आपको वॉकिंग करने में भी। तो गेम्स में क्या, गेम्स में तो एफर्ट भी लगाना है, ठीक है। ऐसे भी दिव्यांग होते हैं जिनकी लेग लेंथ में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल सिस्टम। अब विजुअल सिस्टम की बात कर रहे हैं, सॉरी आगे चलते हैं यहां से। इनविजुअल मींस जो विजुअली अच्छा नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट या दिव्यांग ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, एक कंपोनेंट से ज्यादा दिखाई नहीं देता, ठीक है। सामने 8-10 पर्सन खड़े हैं पर उसे एक ही पर्सन सही से दिखाई दे रहा है और सब। चलिए, इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट्स ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल सिस्टम। जैसे विजुअल सिस्टम में नॉर्मल पर्सन होता है तो जो हमारी रेंज होती है देखने की 120 डिग्री होती है। ये जो दिव्यांग होते हैं इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कोई ग्रुप में दूर दूर या डिस्टेंस लेके खड़े हैं तो जो इनकी रेंज है, जो इनकी विजुअल रेंज है वो कम होती है, वे एक साथ सबको कवर नहीं कर सकते, एक साथ नहीं देख सकते सबको, ठीक है। जो एक रेंज है इनकी सामने देखने की वो कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल मीन्स आपको पहले ही बताया था मेंटल से रिलेटेड है। इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग देखिए, नॉर्मल जो हम वर्क करते हैं स्पोर्ट्स में तो हमें ज्यादा चाहिए इंटेलेक्चुअल
एबिलिटी। बट अगर हम नॉर्मली डेली रूटीन वर्क भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमें इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बहुत नीड होती है। जैसे सपोज करो बहुत से बच्चे होते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन्स वाली प्रॉब्लम होती है, मीन्स उन्हें पता ही नहीं पड़ता कि यहाँ हीट है या कोल्ड है, बहुत सी ये भी प्रॉब्लम होती है। या उनके हाथ में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग गया है, उन्हें पता ही नहीं है कि आपके हैंड में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट लग गया है, ब्लड फ्लो हो रहा है, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ इंपायरमेंट फिजिकल इंटेलेक्चुअल इंपायरमेंट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बेसिकली क्या होता है, अगर हमें कोई काम करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जिस बॉडी ऑर्गन से काम करना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको कमांड देता है, उसको मैसेज देता है। मैसेज आपको पता है बैकबोन के थ्रू आते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है इन बच्चों में, यहाँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज सेंड हो रहे हैं वो उनको रिसीव नहीं होते टाइमली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है इनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, ठीक है। ये कैटेगरी थी हमारी, टोटल कैटेगरी कितनी थी हमारी, 10 डिसेबिलिटी कैटेगरी है हमारी, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे पैरा ओलंपिक गेम में, ठीक है। अब लास्ट इसका जो रहता है एक क्लोजिंग सेरेमनी रहता है आपका। क्लोजिंग सेरेमनी आपको भी पता है कैसे करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में सर्टिफिकेट और मेडल्स देते हैं हम, ठीक है। अब रहता है हमारा नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, कौन कौन से लिए हमने, कौन कौन से स्पोर्ट्स हम इनके लिए करा रहे हैं, ठीक है। अब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गेम्स एंड स्पोर्ट्स पैरा ओलंपिक गेम में होते हैं। करते हैं इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में, ठीक है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के बारे में, इट इज ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। इट इज ए ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ पैरा ओलंपिक मूवमेंट, ठीक है। इसके बिना तो पैरा ओलंपिक कोई भी इवेंट नहीं करा सकता आईपीसी के बिना, क्योंकि आईपीसी ही सारे जो आपके इवेंट होते हैं, या ओलंपिक की बात करूं वो पहले से प्लान करती है, ठीक है, उसी के बाद ऑर्गेनाइज करती है। मीन सारे वेन्यू या रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है इसके, आईपीसी, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। आगे बात करते हैं, इट ऑल्सो सर्व्स एज द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर 9 स्पोर्ट्स। देखिए पैरा ओलंपिक गेम में टोटल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 9 स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे आपने ओलंपिक में सुना होगा, ओलंपिक में नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एथलेटिक्स में ही कितने इवेंट होते हैं। एथलेटिक्स के बाद में और भी हैं, जैसे स्विमिंग है, फुटबॉल है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, पर यहाँ लिमिटेड है आपके 9 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 9 स्पोर्ट्स हैं। उसके बाद में इट्स विजन क्या है इसका, विजन की बात करते हैं, टू अनेबल पैरा ओलंपिक एथलीट टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सलेंस एंड इंस्पायर वर्ल्ड। देखिए हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जो डिसेबिलिटी या मेंटल डिसेबिलिटी इंडिविजुअल होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पोर्ट्स करा रहे हैं। अब ये जो इवेंट हो रहा है, पैरा ओलंपिक इवेंट हो रहा है, इससे क्या है, ये इंस्पायर करेंगे पूरे वर्ल्ड को, मीन्स अपना नाम आगे लेके जाएंगे। अभी क्या था, पहले क्या था, जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट थे वो थोड़ा सा हर्ट करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं, बट अगर वो स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं तो एक उन्हें मोटिवेशन मिलता है, क्रेज मिलता है, साहस मिलता है, ठीक है, आगे बढ़ने का साहस मिल रहा है, और अपना नाम आगे बढ़ाने का भी मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करते हैं ये अपने गेम से, क्योंकि होता है कि अगर नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन तो कोई भी काम कर लेता है, नो प्रॉब्लम, पर अगर डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले पर्सन स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं तो जो और दूसरे डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो भी उन्हें देख के मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका, इट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये पैरा ओलंपिक कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई है, 22 सितंबर 1989 में। कब हुई है, 22 सितंबर 1989 में, ठीक है। चलिए अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जैसे आपने सुना होगा ओलंपिक गेम का भी एक हेडक्वार्टर है, ओलंपिक गेम का भी हेडक्वार्टर है जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ऐसी मैं हेडक्वार्टर की बात करता हूँ, पैरा ओलंपिक का जो गेम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, बून में है, बून का है आपका जर्मनी में, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, जो पैरा ओलंपिक का हेडक्वार्टर है, मींस हेडक्वार्टर क्या है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ बनते हैं इसके,
बून में बनते हैं, ठीक है, जर्मनी में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बून जर्मनी, ठीक है। आगे चलते हैं, इट्स मेन एम टू, चलिए हम पैरा ओलंपिक क्यों करा रहे हैं, हमारे कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हमारा मेन एम क्या है, क्यों करा रहे हैं हम पैरा ओलंपिक गेम, चलिए पढ़ते हैं। इट्स मेन एम टू इज टू डेवलप स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज। सबसे पहले क्या डेवलप कर रहा है, स्पोर्ट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज मींस मौके हैं, जैसे मैं बात करूं कि इनके बहुत कम टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसे 4 ईयर में हो रहा है, या स्पेशल ओलंपिक भारत एवरी ईयर हो रहा है। तो अगर हम इन्हें टूर्नामेंट्स में पार्ट कराएंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्ट लेंगे बच्चे या स्टूडेंट पार्ट लेंगे, तो इन्हें ज्यादा चांसेस मिलेंगे खेलने के, अपने आप की परफॉर्मेंस दिखाने के, ठीक है। आगे फॉर ऑल पीपल में क्या है, जैसे आपने देखा होगा इम्पेयरमेंट या फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, विजुअल वाले, या हमने एक और बात की थी फिजिकल और विजुअल और आपका इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट वाले, यहाँ सभी को मौका मिल रहा है। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो चीजें हैं आपकी, देखिए एक होते हैं बिगनर, हम बिगनर को भी इतना ही चांस दे रहे हैं और जो ट्रेन पर्सन है उसको भी इतना ही चांस दे रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स हैं उनके नेम लेके आए हैं आपके लिए, जैसे आर्चरी जो पैरालंपिक में होता है, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, गोल बॉल हैंडबॉल की तरह होता है, शूटिंग, टेबल टेनिस, सिटिंग वॉलीबॉल होता है इसमें, ठीक है। वैसे हमारा नॉर्मली क्या है, हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, इसमें क्या है सिटिंग वॉलीबॉल होता है। व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर रग्बी, जूडो, फुटबॉल होता है इसमें 5 साइड प्ले। मीन्स ये गेम है, और भी बहुत से गेम है जैसे टाइकांडो, मीन्स एक कैटेगरी में 9 गेम होते हैं, ठीक है। वैसे और भी गेम है, ठीक है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ओके, आपका ये टॉपिक पैरालंपिक अब ओवर होता है, खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे डेफ ओलंपिक में, डेफ ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके।